अच्छा जी बच्चों, कंप्रेशन की सारी बेसिक बातें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली। अब हम लोग कंप्रेशन की क्लिनिकल इंडिकेशन जो है ना, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंप्रेशन थेरेपी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? मोस्ट कॉमनली और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है यहाँ पर हर जगह पे एडीमा को रिलीव करने के लिए कंप्रेशन थेरेपी यूज़ होती है। एडीमा चाहे वो वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे वो लिम्फ एडीमा, इन सबको ट्रीट करने के लिए जो है ना कंप्रेशन थेरेपी यूज़ की जा सकती है। डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कंप्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है, ना कि उसको ट्रीट करने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक जगह, ये भी हम इसकी प्रिकॉशंस में पढ़ेंगे, अगर एक जगह क्लोट बना हुआ है उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो क्लोट जो है वो डिसलॉज हो जाए, तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन द इमोबिलाइज पेशेंट, इनटू द पैरालाइज पेशेंट और पोस्ट ऑफ पेशेंट, उसके लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेनस स्टेसिस अल्सर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वेनस स्टेसिस अल्सर एरिया ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर बन जाते हैं, तो उनको देखने के लिए भी यूज़ की जाते हैं। रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग के अंदर तीसरा इफेक्ट जो हमने इसका पढ़ा था कि लिमिट द शेप एंड साइज ऑफ द टिश्यू, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग को कंट्रोल करने के लिए भी जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ कंप्रेशन इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एडीमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कंप्रेशन कैन रिड्यूस एडीमा। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले इसके लिए समझने के लिए हम लोग को एक एडीमा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने पढ़ा आपको पता है, यू कैन स्किप टू द एंड, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब एडीमा हम सबको पता है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की। ठीक है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगी फ्लूइड की, किसके अंदर? हमारी लिम्स के अंदर। ठीक है, लिम्स के अंदर हो सकता है, अगर जो है ना वो डिफरेंट एरियाज में अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड है उसको हम कह रहे होते हैं। और एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस के अंदर है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज एडीमा। तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस इज टर्म्ड एज एडीमा। ठीक है, अब हमें पता है कि दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? यूजुअली जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी है या ब्लड प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिफाइन करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि क्या करता है? वेसल में फ्लूइड को बाहर पुश करता है। ये क्या करता है? पुश करता है फ्लूइड को आउटसाइड। अगर ये अंदर प्रेशर ज़्यादा है, देखिए प्रेशर की ग्रेडियंट है जो कि हमने आगे इसको पढ़ना है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में आपने याद रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना पुश करता है फ्लूइड को आउटसाइड द वेसल्स। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि यूजुअली हम आउट ऑफ द प्रोटीन डिफाइन करती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड को इनसाइड रखने में हेल्प करता है। ये क्या कह रहा था? पुश कर रहा था फ्लूइड को आउटसाइड, ये फ्लूइड को इनसाइड जो है ना वो रख रहा था। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये दोनों चीज़ें आपस में काउंटरेट होती हैं। एक बात हमें पता चल गई कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, वो फ्लूइड को आउटसाइड पुश करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे पास थोड़ा सा कम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के मुकाबले में अंदर, और जो है ना वो यूजुअली प्रोटीन डिफाइन करती है, जितनी ज़्यादा प्रोटीन होंगी उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर होगा और ये फ्लूइड को इनसाइड द वेसल जो है ना वो रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो कोई भी मुश्किल बात नहीं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ना हमारे पास इनसाइड जो है ना वो थोड़ा सा क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड थोड़ा सा इंक्रीज होता है उसके थ्रू क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा फ्लूइड आउटसाइड पुश हुआ था इसको हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो ले लेती है। फिर हमें पता है कि लिम्फ नोड सारा पैथवे चलता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा, और फिर जो है सबक्लेवियन वेन के थ्रू जाकर जो है ना ड्रेन हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है ना वो पढ़नी है। ठीक है, सो यही एक बात थी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये होता है। अच्छा, अब एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ गया वेसल्स के अंदर। जब अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसको फ्लूइड को क्या करना है? आउटसाइड पुश करना है। ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड को आउटसाइड पुश करने की कोशिश करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर चूँकि कम है वो फ्लूइड को अंदर ही नहीं रख पा रहा है, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड आउटसाइड पुश होगा, तो फ्लूइड यहाँ पर एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसिस में क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक नेगेटिव कंडीशन है, और एज अ रिजल्ट जो है ना वो एडीमा रिजल्ट करेगा। हमने कहा कि दो तरह के प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को आउटसाइड पुश करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को इनसाइड रखता है। ठीक है, प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन उसको डिफाइन करती है। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल के अंदर होता है उतना ही ज़्यादा वो फ्लूइड को आउटसाइड पुश करता है और वो प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा फ्लूइड को पुश करता है, वो लिम्फेटिक वेन्स के अंदर जाता है। लेकिन एबनॉर्मल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात हम लोगों ने एडीमा में कवर की। अब हमारे पास आता है कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं एडीमा के। एडीमा के मल्टीपल कॉजेज़ हैं। ठीक है, एडीमा
बहुत से रीजंस की वजह से हो जाता होता है। एडिमा वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में डिसफंक्शन था, वॉल्स लिम्फेटिक वेसल्स के डैमेज थे, इसके अलावा जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो डैमेज थी, या लिम्फ नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हो सकता है। एक्सरसाइज, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक्सरसाइज भी एडिमा रिजल्ट करती है, बिकॉज इसमें जो फ्लूइड ओवरलोड होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई होती है, तो एज अ रिजल्ट जो है ना ये ना हमारे पास जो है ना पेरिफेरल एडिमा जो है ना ये कॉज कर सकती है। इसके अलावा ट्रॉमा, ऑब्वियसली सर्जरी की वजह से एडिमा हो जाता है, ठीक है, सर्जरी जब पेशेंट काफ़ी टाइम के लिए मोबिलाइज रहता है तब भी बर्न्स हो सकते हैं, या इन्फेक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है एडिमा, ठीक है। अब एडिमा ना मेनली दो बेसिक टाइप्स का होता है, वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है या लिम्फ एडिमा हो सकता है, ठीक है। अब एक एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कंप्रेशन थेरेपी में एडिमा किस तरह से रिलीव करता है वो चीज़ समझ आ जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिहाज से हम लोगों ने जो है ना इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हमारे काफ मसल्स हैं, ठीक है, इग्नोर द ड्राइंग, ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे काफ मसल्स हैं, ये हमारी वेसल है और ये उसके वॉल्स, ठीक है। अब जो हमारे पास काफ मसल हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है, कोई भी जो वॉल्स है वो आराम से क्लॉज है, फ्लूइड जो है वो बिल्कुल भी कहीं मूव नहीं कर रहा और फ्लूइड एक जगह टिका हुआ है, और ये कंडीशन हम अज्यूम कर सकते हैं पेशेंट इमोबिलाइज है, ठीक है। जब वो ऊपर की अपवर्ड मूव ही नहीं करेगा, पुश ही नहीं करेगा जो है ना वॉल्स फ्लूइड को अपवर्ड मूव ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली इट मे रिजल्ट इन एडिमा। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल हमने अज्यूम किया ये काफ मसल्स है, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे वॉल्स जो है ना वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड जो है वो आउटसाइड पुश हो रहा है, ठीक है, और ये सारा जो है वो हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि एक नॉर्मल एक्टिविटी, थोड़ी सी मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डैमेज, जो कि एडिमा की वजह से हो सकता है, फिर इमोबिलाइजेशन की वजह से डीवीटी भी हो सकता है, जो ब्लड फ्लो की वजह, ब्लड क्लोटिंग की वजह से हो सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ना बड़ी ज़्यादा ना हेल्पफुल रहती है एडिमा को रिलीव करने में, ठीक है। तो ये वेनस इनसफिशिएंसी की मिसाल पढ़ ली। अब वो कहते हैं कि हो सकता है जी वॉल्स इन डैमेज है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा है, वॉल्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहे, ठीक है, वेस्कुलर वॉल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है वेनस इनसफिशिएंसी का वो फ्लेबाइटिस होता है, फ्लेबाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, उसकी वजह से भी जो है ना ये एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक हम लोगों ने इसका कॉज पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लिम्फ एडिमा कैसे हो सकता है। लिम्फ एडिमा यूजुअली हम लोगों ने प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर था, अंदर था, उसने फ्लूइड को इनसाइड रखना था, प्रोटीन डिफाइन करी थी, जितनी ज़्यादा प्रोटीन होंगी उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और उतना ही फ्लूइड जो है ना वो अंदर रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, प्रोटीन का प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल कम हो गया, ठीक है, एल्ब्यूमिन जैसे कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो क्या हुआ, जो हमारा जो इतना सारा ये जो प्रेशर ऑस्मोटिक, एज अ रिजल्ट जो प्रोटीन का लेवल कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हुआ और फ्लूइड इजीली जो है ना वो आउटसाइड पुश होने लग गया, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को तो मौका चाहिए था, वो तो पहले ही ज़्यादा था, तो सारा जो फ्लूइड है वो आउटसाइड वेसल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है और लिम्फ एडिमा जो है ना वो इसकी वजह से रिजल्ट करता है। अब एडिमा के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एक तो रेंज ऑफ मोशन को लिमिट करता है, पेन कॉज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्चर कॉज कर सकता है, जब प्रोलॉन्ग रहेगा कॉन्ट्रैक्चर जो है ना अडेप्टिव शॉर्टनिंग होती है मसल्स की, ठीक है, उसके अलावा जो कि मोबिलाइजेशन की वजह से ही होती है, सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है, स्किन कंडीशन है, अल्सरेशन कॉज कर सकता है, पार्शियल लिम्फ एम्पुटेशन भी कॉज कर सकता है सीवियर केसेस में, ठीक है, नेक्रोसिस होकर गैंग्रीन वहाँ पर बन जाता है, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी भी रिजल्ट कर सकता है एडिमा, ठीक है। जब तक हमने ये सारा एडिमा का पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं, हाउ कंप्रेशन कैन रिड्यूस एडिमा, ठीक है। अब कंप्रेशन एडिमा को किस तरह से कम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर पर है आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे नोट्स के अंदर कुछ 15 स्लाइड्स ऐसी है जिसके अंदर जो है ना ये सिर्फ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडिमा और कंप्रेशन किस तरह से रिलेट करता है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कंप्रेशन एडिमा किस तरह से कम करते हैं। देखें, ये हमारे पास वेसल है, नॉर्मल अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो क्या था, उसने अंदर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, उसने फ्लूइड को आउटसाइड पुश करना शुरू कर दिया, अंदर प्रेशर ज़्यादा था, बाहर प्रेशर कम था। हमें पता है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, इधर इतना सारा फ्लूइड जमा हो गया, अब हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा करते हैं कि अंदर से फ्लूइड बाहर ही ना आए, तो उसको करने के लिए हम लोगों ने ऊपर लगा दिया जी कंप्रेशन, ठीक है, उसके इम्प्रूव पर हम लोगों ने कंप्रेशन थेरेपी लगा दी। कंप्रेशन ने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ किया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो फ्लूइड जो है ना वो वापस वेसल्स के अंदर जो है ना वो पुश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वही बात स्टैटिक कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरमिटेंट कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि वेरिंग अमाउंट ऑफ द फोर्स होती है वो फ्लूइड को जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश भी कर देता है, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, जो कि हमें अगर पीछे वाले समझा होगा तो ही हमें ये सारा
सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कंप्रेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एडीमा बाय इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा वैस्कुलर या इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देयर बाय पुशिंग द फ्लूइड इनसाइड द वेसल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंप्रेशन एडीमा किस तरह से रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस टेसिस अल्सर, रेजिडुअल लिम्फ शेपिंग और कंट्रोल ऑफ द हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग, ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।